फ्रेंड्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स टॉपिक पे दो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सिमिलर है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पॉइंट पे एक रैबिट है, जहां पे हमने पॉइंट का नाम आर दे रखा है। यहां पे एक फॉक्स है। रैबिट जो है वो यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन आरपी मूव कर रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम द फॉक्स। और यहां पे जो फॉक्स है ना, वो क्या कर रहा है, रैबिट को चेज कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v। और उसका डायरेक्शन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फॉक्स का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो रैबिट की तरफ ही पॉइंट करेगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि ये अजीबो गरीब सा कंडीशन क्यों आता है। तो बच्चों देखो, ये बहुत ही पिक्यूलियर या अजीबो गरीब सा कंडीशन नहीं है। रियल लाइफ में भी नेचर में ऐसा कंडीशन होता है। क्यों होता है? सिंपल सी बात है। सोचो, मान लो कि आप जंगल में हो और आप एक फॉक्स हो। आपको इस रैबिट को पकड़ना है। जंगल की नेचुरल सेटिंग है, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, कुछ है। तो आप तो यही चाहोगे ना कि आप हमेशा रैबिट की तरफ देखते रहो, क्योंकि अगर किसी भी इंस्टेंट पे 2 सेकेंड के लिए भी अगर आपने रैबिट को देखना बंद कर दिया तो हो सकता है कि रैबिट कहीं झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाए। तो इसलिए ये जो कंडीशन दे रखा है ना, इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज एम्स एट द रैबिट, ये बहुत ही नेचुरल कंडीशन है। रियल लाइफ में रैबिट, फॉक्स, रैबिट, डॉग कोई भी अगर चेजिंग करते हैं तो जनरली वो इसी तरह से चेजिंग करते हैं। जो एनिमल स्केप करना चाहता है वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन जो एनिमल प्रेडेटर है, जो चेज कर रहा है, वो क्या करता है, जो विक्टिम एनिमल है उसके डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर को रख के वो चेज करता है। यहां से फॉक्स इस रैबिट को चेज करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि फॉक्स की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी बन रही है, और उस ट्रेजेक्ट्री की खासियत ये होगी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर रैबिट यहां पर है और फॉक्स यहां पे है, तो जो फॉक्स का वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि फॉक्स का वेलोसिटी वेक्टर v जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, u जो है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रैबिट अगर इस पॉइंट पे है, तो जो फॉक्स है उसका वेलोसिटी वेक्टर इसकी तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। रैबिट की वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में है, तो u वेक्टर तो इस डायरेक्शन में होगा, v वेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में होगा। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको हमने थीटा नाम दे दिया। ध्यान रखिए कि ये थीटा एक वेरिएबल एंगल है। जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा ये थीटा एंगल वेरी करेगा, क्योंकि v का डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल डायरेक्शन है, u का डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन किसको अप्रोच कर रहा है? ये जो फॉक्स यहां पर है वो इस रैबिट को अप्रोच कर रहा है। किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? फॉक्स देखो रैबिट की तरफ आगे बढ़ रहा है। किस स्पीड से? v स्पीड से। लेकिन ये रैबिट भी हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा है, ये भी तो फॉक्स से दूर भाग रहा है। किस स्पीड से दूर भाग रहा है? रैबिट देखो इस डायरेक्शन में u स्पीड से जा रहा है, तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। यानी कि जो फॉक्स है वो रैबिट को v स्पीड से अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो रैबिट है वो फॉक्स से u cos थीटा स्पीड से अवे जा रहा है। तो नेट स्पीड ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? v माइनस u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v माइनस u cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको आप कर लेंगे। मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v माइनस u cos थीटा। किसका अप्रोच? ये जो फॉक्स है जो इस रैबिट को खाना चाह रहा है उसको अप्रोच करने की वेलोसिटी या उसको अप्रोच करने का स्पीड। हम लोग यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको स्पीड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन क्योंकि ऑब्वियसली देखिए चेंज हो रहा है ना, हर वक्त इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये जो फॉक्स है वो उस रैबिट को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? ये v स्पीड से अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन रैबिट भी तो उससे दूर भाग रहा है। किस स्पीड से दूर भाग रहा है? u cos थीटा स्पीड से दूर भाग रहा है। तो नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या नेट स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा? v माइनस u cos थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, va यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिस इज इक्वल टू v माइनस u
कॉस थीटा। अब इस चीज को मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, dt dt लगा देता हूं सब जगह और इंटीग्रेट करता हूं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं? 0 से कैपिटल टाइम t तक कर देते हैं, वेयर कैपिटल टाइम t वो वाला टाइम है जब ये फॉक्स उस रैबिट को पकड़ लेगा। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमने लिखा कि va इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा, पूरे इक्वेशन में dt से मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम टाइम 0 टू कैपिटल T। अब जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो LHS में जो ये टर्म है va dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? va क्या है? स्पीड ऑफ अप्रोच, और टोटल टाइम t में आप अप्रोच करके कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन रैबिट एंड फॉक्स कितना है? l। इसी l डिस्टेंस को तो कवर करना है ना अप्रोच करके। तो va dt का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T क्या हो जाएगा? ये l हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये l क्यों हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ लो। पहले इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये कितना था? L था। इसी L को खत्म किया टाइम t में, तो va dt का इंटीग्रल हो जाएगा L। अब आते हैं इस पहले इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, v dt को। इसको देखिए कैसे मैं फाइंड करता हूँ। ये क्या है भाई? v dt इंटीग्रल है 0 टू कैपिटल T। अब v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ फॉक्स। तो v dt तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके बदले मैं एक दूसरा चीज़ पता कर लूँ। मैं देखता हूँ क्या पता करूँगा मैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, v को जरा कान पकड़ के बाहर निकाल दूं, नीचे में कर दिया u और ये कर दिया u dt 0 टू कैपिटल T। अब आप कहेंगे कि ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि u dt का इंटीग्रल क्या है? क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि ये रैबिट पकड़ाने से पहले या मरने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये जो रैबिट है u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो u dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा s, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रैबिट है। हम लोग मान लेते हैं कि पकड़ाने से पहले ये जो रैबिट बेचारा है s डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इंटीग्रल u dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s। यही s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो पार्ट b है उसमें हमें यही s फाइंड करना है। अब ये v बाई यू है, तो इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, v जो न्यूमरेटर में है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ और इसको लिख दूँ u बाई वी, और u बाई वी को मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट e से लिख देता हूँ। e क्या है? e बेसिकली हो गया रेशियो ऑफ रैबिट स्पीड टू फॉक्स स्पीड। तो इस पूरे चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ s बाई ई, ये लिख दिया। u dt इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रैबिट, जिसको हमने s लिया है। u बाई v को हमने e लिख दिया है। तो ये जो पहला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली s बाई ई। अब हम लोग आते हैं दूसरे इंटीग्रल को फाइंड करते हैं। दूसरा इंटीग्रल क्या है? देखो जरा, दूसरा इंटीग्रल है u कॉस थीटा dt। इसमें भी देखो यही ट्रिक लगाते हैं। इसको हम लोग करते हैं कि u को बाहर निकाल दिया, यहाँ v कर दिया और यहाँ कर दिया v cos थीटा dt। अब आप कहेंगे कि a करने से क्या फ़ायदा हुआ? क्या मुझे v cos थीटा dt इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T ये पता है? बिल्कुल पता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ द फॉक्स। v cos थीटा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द फॉक्स का कॉम्पोनेंट इन दिस डायरेक्शन, जो मैंने ग्रीन वाला डायरेक्शन बनाया है ना, वो वाला डायरेक्शन हुआ। यानी कि ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल देखो, ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये जो ग्रीन वाला डायरेक्शन है, जो क्या है? वेलोसिटी ऑफ एस्केप ऑफ द रैबिट है, इस डायरेक्शन में फॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप इसको देखो, v cos थीटा यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? ये वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हुआ ना। आरपी वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि हमें पता करना है कि इस डायरेक्शन में फॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम कैपिटल T। तो इस डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फॉक्स का, वो पता कर लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा अगर मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है अल्फ़ा है। तो ऑब्वियसली आप लोग सभी जानते हैं ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये r से लेकर के मान लीजिए कि ये है m, तो ये rm डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये l है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा l साइन अल्फ़ा। अब आप कहेंगे कि मैं ये डिस्टेंस क्यों फाइंड कर रहा हूँ? मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि ये जो फॉक्स है जो यहाँ से रन करना स्टार्ट किया टाइम कैपिटल T में, वो इस डायरेक्शन के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव किया, इस डायरेक्शन के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है।
तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग देखिए वो यहाँ से एक तरह से हुआ ना, क्योंकि इनिशियली जब यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से हुआ, यानी कि इस जगह से लेकर के ऐसे 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 वो आगे तक वो जहाँ पर भी रैबिट को पकड़ लेता है वहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, L sin अल्फा प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रैबिट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू U बाई V, तो E हो जाएगा, तो E इंटू L sin अल्फा प्लस S। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझ लो बच्चे। U cos थीटा dt हमें फाइंड करना था, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल T। इसमें हमने क्या किया, U को बाहर निकाला, V से डिवाइड किया तो V यहाँ आ गया। ये वाला चीज़ क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फॉक्स, क्योंकि हमने फॉक्स की वेलोसिटी ली ना किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। ये जो RP वाला डायरेक्शन है ना, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रैबिट, उस डायरेक्शन में फॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनिशियली फॉक्स यहाँ पे था, तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के L sin अल्फा डिस्टेंस हुआ, और इससे आगे कितना डिस्टेंस तक जाएगा फॉक्स, S डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, L sin अल्फा प्लस S, और ये E तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पर U बाई V है। तो ये सेकेंड इंटीग्रल भी हो गया। तो अब उस इक्वेशन में आप दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू S बाई E प्लस E टाइम्स L sin अल्फा प्लस S। इससे हम लोग S फाइंड कर लेंगे। S क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रैबिट। S मिल जाएगा तो उससे हमें टाइम भी मिल जाएगा, S बाई U कर दीजिएगा तो हमें टाइम मिल जाएगा। बेसिक इक्वेशन ये है, ध्यान रखिएगा, जिसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया है ना, ये वाला इक्वेशन, सारा खेल इसी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट पे ही हो रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन का मूल मंत्र यहीं से आ रहा है। अब इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल है, तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन उतना खतरनाक है नहीं। E की वैल्यू क्या है, U बाई V। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रैबिट बिफोर इट इज कॉट ये फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये दे सकता है कि यहाँ पर एक होल है H, और ये होल का डिस्टेंस कितना है, RH हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ रैबिट। तो क्या वो रैबिट अपनी जान बचा पाएगा? तो अगर ये RH लेस देन S हो जाएगा तो उस केस में रैबिट जिंदा बच जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस S ट्रैवल करने के बाद फॉक्स उसको पकड़ रहा है। उससे पहले अगर उसे होल मिल गया तो रैबिट होल में घुस जाएगा, वो जिंदा बच जाएगा। सो नाइस। यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या तो इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 वाले केस में, या नेगेटिव हो जाएगा। E ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, यानी कि अगर रैबिट की स्पीड फॉक्स की स्पीड से ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस या तो इनफाइनाइट हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि दोनों केस में वो फॉक्स उस रैबिट को नहीं पकड़ पाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर इस फॉक्स को, इस रैबिट को पकड़ना है तो V जो है वो U से बड़ा होना ही पड़ेगा। अगर U इज इक्वल टू V हो जाए तो उस केस में भी ये फॉक्स उस रैबिट को नहीं पकड़ पाएगा। टाइम फाइंड करने के लिए T हम लोग क्या कर देंगे, S बाई U। तो जब S बाई U करोगे, E की वैल्यू है U बाई V, तो ये टाइम हो जाएगा L बाई V इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस E की जगह लिख दें हम लोग U बाई V साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा आंसर कि कितने टाइम के बाद वो फॉक्स उस रैबिट को पकड़ रहा है। अब बच्चे देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.13 उससे बहुत ही मिलता जुलता है। इरोडोव वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, उसमें ये अल्फा नहीं दे करके रैबिट को इस डायरेक्शन में दौड़ा दिया है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 कर दी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर आप अल्फा की वैल्यू 0 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इरोडोव के क्वेश्चन नंबर 1.13 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैंने एक जनरलाइज्ड केस लिया है। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि U इज इक्वल टू V हो जाए तो उस केस में ऑब्वियसली हम लोग क्या कह सकते हैं कि टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद भी फॉक्स जो है वो रैबिट को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उस केस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर U इज इक्वल टू V है तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। जब U इज इक्वल टू V है तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो फॉक्स है हमेशा रैबिट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये रैबिट हमेशा इस RP डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो फॉक्स है वो भी इसी RP डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, लेकिन रैबिट उससे कुछ डिस्टेंस आगे रहेगा, फॉक्स उससे कुछ डिस्टेंस पीछे रहेगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो
फॉक्स जो है वो रैबिट को नहीं पकड़ पाएगा। रैबिट जो है वो थोड़ा सा कहीं आगे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर है किसी इंस्टेंट पे, और फॉक्स जो है वो उससे पीछे है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। ये भी मान लेते हैं कि u स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये भी u स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द टू एनिमल्स वो तो कांस्टेंट रहेगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, बताओ तो वो क्या होगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके बाद तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखिए, वो क्या है, va, दिस इज इक्वल टू v माइनस u cos थीटा। ध्यान दीजिएगा कि ये v और u सेम है, बाद में मैं इन दोनों को सेम कर दूंगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, dt लगा दो, dt लगा दो, यहाँ भी लगा दो, u cos थीटा dt लगा दो, और ये टाइम 0 से t। अब ये t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इनफाइनाइट टाइम के बाद ही ये दोनों एनिमल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन अभी मैं बस t लिख रहा हूँ, कैपिटल T, और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो 0 से कैपिटल T, इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से कैपिटल T। अब जरा ये बताओ कि जो va dt है ये क्या होगा। जब फॉक्स रैबिट को पकड़ लेता है पहले वाले केस में, तो va dt का इंटीग्रल हमने l लिखा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये l जो इनिशियल सेपरेशन है उसको तो पूरा पूरा फॉक्स कवर नहीं कर पाया ना, l माइनस हो जाएगा डिस्टेंस मिनिमम बिटवीन देम। क्योंकि उस केस में देखो क्या होगा, क्योंकि मान लो कि रैबिट यहाँ पर है r और फॉक्स यहाँ पर है, और दोनों के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। इसको हम लोग लिख देते हैं d मिनिमम। तो ये va dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस d मिनिमम। क्यों हुआ, सोचो और समझो। इनिशियल दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, l है। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सेपरेशन कितना हो जा रहा है, d मिनिमम हो जा रहा है। यानी कि सेपरेशन को l से घटाते घटाते d मिनिमम तक ले आया। तो ये va dt क्या हो जाएगा, l माइनस d मिनिमम। va dt समझिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस d मिनिमम, where d minimum is this minimum distance between rabbit and fox। ये है d minimum जो इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं v dt का इंटीग्रल फ्रॉम टाइम 0 टू t। इंटीग्रल v dt की जगह अगर मैं चाहूँ तो इंटीग्रल u dt भी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है फ्रॉम टाइम 0 टू t। तो ये v dt क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा u कैपिटल T। समझ में आ गया ना। ये मैं अभी उस केस की बात कर रहा हूँ जब दोनों एनिमल का स्पीड सेम है। अब हम लोग आते हैं इस पे, u cos थीटा dt, ये क्या होगा, u cos थीटा dt है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं v cos थीटा dt। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि u और v का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इस केस में हम लोग फाइंड कर रहे हैं u cos थीटा dt। इस u को हमने बड़ी खूबसूरती से v cos थीटा कर दिया 0 टू t। तो v cos थीटा क्या हो गया, v cos थीटा हो गया इस फॉक्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। तो v cos थीटा dt क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में फॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ। इस डायरेक्शन में उसने सबसे पहले तो ये l साइन अल्फा ट्रैवल किया, उसके बाद रैबिट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ut, और उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया फॉक्स ने, यानी कि ut माइनस डी मिनिमम। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू l साइन अल्फा प्लस ut माइनस डी मिनिमम। ये देखो क्या, v cos थीटा dt। v cos थीटा क्या हो जाएगा, ये जो फॉक्स की वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, ये जो rp वाला है ना, रैबिट का स्केप वाला डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन में फॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सबसे पहले तो फॉक्स ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो फॉक्स यहाँ पे है ना, तो उसका जो भी मोशन हो रहा है उसका प्रोजेक्शन तो ये भी हुआ, तो इस डायरेक्शन में तो उसने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया। उसके बाद रैबिट ने टोटल डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल किया कितना, ut। देखो यहाँ से r से लेकर के इस पॉइंट तक ये पूरा है ut, लेकिन फॉक्स तो यहीं तक गया है, कहाँ तक गया है, ut माइनस डी मिनिमम। तो वही हमने लिख दिया ut माइनस डी मिनिमम। तो ये जो सेकेंड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, l साइन अल्फा प्लस ut माइनस डी मिनिमम। यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा ut माइनस l साइन अल्फा प्लस ut माइनस डी मिनिमम।
तो अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो ये यूटी और ये यूटी कैंसिल हो जाएगा, आपको डी मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ये समझ में आ गया, एल माइनस डी मिनिमम इज इक्वल टू यूटी माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि डी मिनिमम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फॉक्स एंड रैबिट, दिस इज इक्वल टू ये यूटी और यूटी तो कैंसिल हो गया है, ये हो जाएगा L/2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। अब यहीं से आपको एक स्पेशल केस दिख रहा है कि अगर रैबिट डायरेक्टली इस डायरेक्शन में भागता और दोनों का स्पीड सेम होता है, यानी कि ये u और ये v होता है, वेयर u इक्वल टू v, तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाता है, अल्फा इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है L/2 और ये डिस्टेंस आफ्टर इनफाइनाइट टाइम होता है। इस पार्ट को अभी आगे मैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा तो उसमें मैं इसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा।